टाइम वर्क वाला लेक्चर हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया। 30 को था आई थिंक, 30 अप्रैल को था शायद। जो आपको 3 तारीख का था ना वो लेक्चर ईद की वजह से मुझसे है, वो हम बाद में करेंगे। नहीं वो पोस्टपोन नहीं हुआ, टाइम एंड वर्क वाला नहीं हुआ, वो करवा चुके हैं। वो आपके जो लिंक है ना शेयर किए हुए उसके अंदर भी आप वो जाके चेक कर सकते हैं उसको। अच्छा जो पोस्टपोन हुआ है ना उसके अंदर परसेंटेजेस का भी आई थिंक है। परसेंटेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये अभी यूज होना है आज के लेक्चर में। आज का हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको जरा प्रॉफिट परसेंटेज बता दूं क्या होती है। इसको मैं आपको सिर्फ तरीका बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि 100 का 10%, इसका 10% बताओ। इज 10% ऑफ 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का नहीं, ईद वेकेशन तो तब शुरू ही नहीं हुई थी ना। ईद की वेकेशन तो शुरू ही 2 तारीख से हुई है, 30 को नहीं थी। ईद वेकेशन वाला हमारा और ही था, वो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का और परसेंटेज का था। वो लेक्चर मिस हुआ, टाइम एंड वर्क वाला नहीं हुआ। चलो यहाँ देखिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताती हूँ। वो करना क्या होता है कि जिस चीज की अपनी परसेंटेज फाइंड करनी होती है ना उससे उसकी वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये परसेंट की जगह आप 100 लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आपके पास आ जाता है 10। इस तरह का यहाँ हमारे पास होता। अब 500 का 10% फाइंड करें तो आप क्या करते हैं, 10% के लिए डिवाइडेड बाय 100, 50। ठीक हो गया। ये तरीका बस ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमारे इस लेक्चर में इस्तेमाल होगा। यस, कोई नहीं, आप तो पुराने रिकॉर्डिंग देखें, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी नए पे शुरू करें आप। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। ये किसी लेमैन को भी समझाया जाए तो उसको आ जाएगा, ठीक है। जब आपकी कोई भी आपने जो चीज खरीदी है ना, जिस पैसे से आपने खरीदी उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपकी क्या कॉस्ट रही है वो कॉस्ट प्राइस होती है। फिर जो आप सेल करते हैं या बेचते हैं उस वैल्यू को हम कहते हैं सेल प्राइस, ठीक है। अगर तो ये सेल प्राइस जो है वो ज्यादा हो आपके पास, ठीक है, और ये कम हो तो आप क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आपने बेची महंगी सस्ती है, खरीदी महंगी है, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ, ठीक है। डिटरमिन कैसे करेंगे हम कि अगर सेल प्राइस आपकी ज्यादा है तो आप उससे माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, आप कहेंगे आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी और आपने बेची सस्ती है, नहीं इतना मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, आप देखें। मुश्किल है तो आसानी के लिए तुम बैठे हुए ना जी। तो ये आपके पास लॉस हो जाएगा, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसकी परसेंटेज कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, जितना आपका प्रॉफिट है आप उसके ऊपर रखेंगे, नीचे आपने रखनी है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर लॉस हुआ है तो आप लॉस को ऊपर रखेंगे और जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी, किस अमाउंट पे आपको लॉस हुआ है वो नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये तो कुछ फॉर्मूलाज हैं। फिर कुछ फॉर्मूला जो आपने याद करने हैं थोड़े से, ये तो आपके कॉन्सेप्चुअल ही है ना, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दी गई हो तो आप सेल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड वैल्यू कैसे करेंगे, वो होती है आपकी सीपी
100 प्लस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब आपको सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दी गई हो तो फिर आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे। ये तो आ गया आपके पास, जब दो वैल्यूज दी गई हो थर्ड वैल्यू कैसे फाइंड कर लें। इसी तरह लॉस का आपके पास है। ठीक है, सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है, जब कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज हो तो आप क्या करेंगे? सीपी, यहाँ 100 प्लस वो था, यहाँ 100 माइनस लॉस परसेंटेज हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह अगर आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करें, इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, ये जब हम साथ साथ करेंगे तो हमें समझ आती जाएगी। अगर आपको कहा जाए शॉपकीपर बॉट अ साइकिल फॉर ₹1200, बॉट किए थे ना, उसको खरीदी है, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज, सोल्ड इट यानी कि उसने बेची किसने? वो उसकी सेल प्राइस होगी 1500। बताएं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आप करके देखिए कितना हुआ है। एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं, आपको पता है प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 300 प्रॉफिट हुआ है। तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ₹1200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास क्या आ जाएगी? प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया, 12 को 300 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25%। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपने जनाब, आप लेट्स सपोज आपने एसी खरीदा था पिछले सीजन में, जब सीजन ही, ठीक है, आपने खरीदा था उसको 90,000 का। जब आपने उसको लेके आए, उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह कुछ पड़े, हमने कहीं दूर से खरीदा लेट्स सपोज, अब उसके जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे या उसके जो भी थे वो आपको पड़ गए तकरीबन 10,000। ठीक है, जब सीजन आया आपने कहा कि यार मुझे तो ये छोटे वाला चाहिए था तो मैंने बड़ा लिया, मैं इसको बेच देता हूँ। आपने उसको बेचा 95,000 में। अब मुझे बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो चार्जेस होते हैं ना एक्स्ट्रा, कोई ट्रांसपोर्ट के, कुछ रिपेयर के, कुछ भी जो आपको शामिल करने पड़े उसके अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज आपने चॉकलेट्स ली, ठीक है, और आपने फिर उसको बेचने के लिए आपने उसको पैकिंग करवाई उसकी, तो ये भी तो जाहिर है आपकी उसके अंदर शामिल होंगे ना। या फिर कॉस्ट प्राइस तो नहीं होगी, लेकिन इन चार्जेस को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। क्या कहते हैं इनको? ओवरहेड। जो आपने कॉस्ट के बाद आपने उनके ऊपर कोई भी पैसे खर्च किए हैं और बाद में उसको सेल किया है, तो फिर हम असल में बता सकते हैं एक ओवरहेड देख के कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अदरवाइज तो हमें लग रहा है प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट असल में नहीं हुआ, नुकसान में गए हैं आप। ठीक है, तो ये चीज होती है ओवरहेड। अच्छा, अगर आपको कहें रेहान परचेज अ टी फॉर ₹5,000, 5,000 में परचेज किया उसने, और उसने पे क्या किया, उसको जो पे क्या किया, उसके जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस थे वो 250 थे। 5,000 उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस है ना, ओवरहेड हम कह लें, वो आपके पास है 250। अब मुझे बताएं कि जब हम सेल प्राइस करेंगे तो हमें इनको ऐड नहीं करना चाहिए? टोटल कॉस्ट प्राइस हम निकाल लें इसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी 5,000 प्लस 250 बनेगी। ठीक है, तो ये जगह 5250। अब उसकी सेल प्राइस क्या है जी? 5075।
ठीक है ना। बज़ाहिर इसको देखें 5000 का देखें और इसको देखें तो लग रहा है यार हाँ इसको थोड़ा कुछ फायदा हो गया 75 का, लेकिन इसको असल में लॉस हुआ है। तो लॉस जाहिर है आप कैसे निकालेंगे, लॉस निकालेंगे आपकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है माइनस आपकी जो सेल प्राइस थी। तो 5250 माइनस 5075 तो आपका जो है वो लॉस आ गया। ठीक है, 175 रुपीज का। इसी तरह आप लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे कैसे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कौन सी कॉस्ट प्राइस आएगी इधर, ओरिजिनल वाली आएगी या ये वाली आएगी, न्यू टोटल आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो आपकी जो बिल्कुल शाबाश 5250 है आप उसको रखेंगे और ये आपके पास इसकी लॉस की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि मैंने 2 बुक्स खरीदी, ठीक है, सेम बुक्स हैं, सेम उनमें कोई फर्क नहीं है, जैसी 2 आइडेंटिकल बुक्स हैं। 500 की मैंने एक खरीदी, 500 की मैंने एक खरीदी। अब इसको मैंने बेचा 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे क्या मेरे पास आएगा 550 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ मैंने बेचा 10% ही लॉस पे, तो क्या हो गया मेरे पास 450। ओवरऑल इसमें कितने पैसे बने मेरे, 1000 बन गए ना, यहाँ भी 1000 थे। तो बताएं मुझे कोई फर्क पड़ा, मुझे ये प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ, नहीं हुआ ना, हम जहाँ के थे वहीं आ गए। तो ये चीज में लिखी हुई है व्हेन देयर आर 2 आर्टिकल्स हैविंग द सेम कॉस्ट प्राइस एंड वन आर्टिकल इज सोल्ड एट A% प्रॉफिट एंड द अदर इज सोल्ड एट द सेम लॉस परसेंटेज। सेम आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस सेम है और एक को आपने कोई खास परसेंटेज है उसके ऊपर प्रॉफिट पे सेल किया, सपोज A%, और दूसरे को आपने A% ही लॉस पे अगर आप किया हो तो आपके पास क्या होगा, देन इफेक्टिवली नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इज मेड। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ब्रेक। लेकिन अगर मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो डिफरेंट है, इफ देयर आर 2 आर्टिकल्स हैविंग द लेकिन सेल प्राइस सेम है, देखो उसमें सेल प्राइस डिफरेंट थी, एक की 550 थी एक की 450 बन गई थी एग्जांपल के तौर पे, कॉस्ट प्राइस जो है वो डिफरेंट हो, सेल प्राइस जो है वो आपकी सेम हो, लेकिन वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट पे और एक को हम करेंगे सोल्ड एट सेम वही वाले परसेंट लॉस पे। तो अब मुझे बताएं कि इफेक्टिवली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते थे कि यार क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कॉस्ट प्राइस को देखे कि दोनों को इफेक्टिवली हम ऐड करें तो प्रॉफिट हो या लॉस होगा, लेकिन नहीं, इन केसेस में ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है आपको नेट लॉस पे जाते हैं। ठीक है, effectively there is always a loss and the loss percentage is, loss की percentage देते क्या है, ये जो सेम percentage है ना इनकी x over 10 square। ठीक है, वैसे आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल चेक करते हैं हम। नुमान सोल्ड 2 बुक्स फॉर ₹600 ईच, इनके सेल प्राइस दोनों की क्या है आपके पास 600। आपकी एग्जांपल नंबर 4 है, thereby gaining 20% on one book and losing 20% on the other book। एक के ऊपर आपके पास 20% प्रॉफिट हुआ है एंड एक के पास 20% लॉस हुआ है। अब हमें तो ये पता है कि सेल प्राइस सेम है और ये लॉस एंड ये आपकी बस ये डिफरेंट है, एक पे वैल्यू सेम है, बता 20 यहाँ है 20 यहाँ पे, एक जगह लॉस है एक प्रॉफिट, तो हम क्या कहते हैं इफेक्टिवली क्या होता है लॉस होता है। फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और गेन परसेंटेज। अच्छा वैसे हम इस फॉर्मूले से करके देखते हैं, क्या हमारा फॉर्मूला था 20 डिवाइडेड बाय 10 और स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4%। ठीक है, तो ओवरऑल लॉस कितना है 4% हुआ है इसको। लेकिन अगर आप इसको बहुत लंबे मेथड से करना चाहें तो वो भी आपकी बुक में मौजूद है, वो क्या है
ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब इन दोनों के हम क्या करेंगे देखने के लिए, रहता कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। जब सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज आपको ये लॉस परसेंटेज दी हो तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी करते हैं बुक 1 की। क्या है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज। चलेंगे, ये 600 प्लस 100 100 प्लस 20, ये आपके पास आ जाएगी 500। ठीक है, इसी तरह दूसरी वाली बुक है जिसमें 20% लॉस हुआ है, लॉस के लिए क्या होता है यहाँ पे 100 इंटू सेल प्राइस होती है, 100 माइनस लॉस। ठीक है, 100 इंटू सेल प्राइस, ये जो फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगी 750 रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनकी दोनों की इकट्ठी कंबाइन कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास कंबाइन कॉस्ट प्राइस, 500 प्लस 750 आपके पास आ जाएगी 1250। और सेल प्राइस क्या हो जाएगी, जरा एक बुक की 600 में बेचा है तो दो की क्या हो जाएगी आपके पास 1200। ठीक है, तो आपको यहीं से पता चल गया कि ये आपको लॉस हुआ है। अब इस लॉस को क्या तरीका है, इसी की तरह देखेंगे। लॉस क्या था, 50 रुपीज का लॉस था। 50 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस विच इज 1250, सॉरी 1250 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4%। तो इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज करें कि जो भी आपकी दी गई है उसको डिवाइडेड बाय 10 करें और उसका आपको स्केयर करना है और आपके पास क्या आ जाएगा लॉस परसेंटेज। आगे समझ इस चीज की। जी, एक्स है वो आपको जो देते हैं ना कि परसेंटेज बताइए कि एक जो है वो सोल्ड हुई है X% प्रॉफिट पे, दूसरी हुई है X% लॉस पे। तो ये जो वैल्यू आपको दी जाती है ना, सेम वैल्यू, वो आपकी ये। ठीक है, देयर आर टू आर्टिकल्स हैविंग द सेम सेलिंग प्राइस एंड वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट एंड द अदर इज सोल्ड एट X% लॉस, इफेक्टिवली देयर इज ऑलवेज अ लॉस। ठीक है जी, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सेलिंग अ बॉल फॉर ₹39। सेलिंग अ बॉल यानी कि आपके पास क्या आ गया 39। शॉपकीपर गेन्स 30%। गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 30%। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट अगेन। वो कौन से पे सेल प्राइस फाइंड करें न्यू, जिसमें आपकी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो क्या है 40% है। अच्छा, सिंपल सी बात है कि इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ से पहले उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस का क्या होता है।
बताएं क्या कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है इसके अंदर, आपको कैसे पता चलेगा कि न्यू प्रॉफिट परसेंटेज है वो 40% है। जाहिर है आपको इन सब के लिए जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है ना वो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको पता होगी तो आप निकाल सकेंगे कि हाँ भी मुझे बताओ मैं उसको किस पैसे में बेचूं ताकि मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा 10 गुना ज्यादा हो जाए। हाँ जी, तो आप इस फॉर्मूले से इसको जरा निकालें, कॉस्ट प्राइस देखें। ये जो कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 39 जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी वो हमने फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30% है ये प्लस 30, ये आपके पास आ जाएगा ₹30। ठीक है, इसका मतलब है कि 9 नॉर्वे का प्रॉफिट हुआ तो वो हमने कितना कह दिया, वो 30% प्रॉफिट है। अब अगर आपके पास गेन जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, सीपी आपके पास आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए 40%, वो भी आपको पता है कितनी होनी चाहिए 40। दो चीजें पता है तो आप सेल प्राइस निकाल लेंगे उससे, इसमें डालते हैं 100 प्लस ये जो परसेंटेज है 40 डिवाइडेड बाय 100, क्या आ जाएगी 42। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर उसको 40% प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने में सेल करनी पड़ेगी, उसको 42 रुपीज में इंस्टेड ऑफ 39। ठीक है, ठीक हो गया जी। ओके, भी क्वेश्चन आपके पास, ए बॉट अ बुक फॉर ₹500। ए कोई बंदा है, इसने बुक खरीदी है जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या बनी 500 रुपीज, एंड सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10%। इसने किसको बेची है, बी को, और प्रॉफिट कितना बनाया है इसने 10%। 500 का 10% कितना होता है 50। ठीक है, तो प्रॉफिट बना तो इसका मतलब है तो इसकी जो सेल प्राइस थी वो कितनी थी 550 रुपीज। ठीक है, ए की जो सेल प्राइस है ना ऑफ ए, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं बी इन टर्न सोल्ड द बुक टू सी, इसने ये खरीदी और खरीद के किसको दे दी, सी को। अब ये जो ए की सेल प्राइस थी वो बी की कॉस्ट प्राइस बन गई। ठीक है ना, इसको तो इसने खरीदी थी फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹44, और इसने सी को जो सेल किया है आफ्टर सेलिंग, सेल टू सी, प्रॉफिट कितना है इसका ₹44 का। फाइंड द प्राइस एट विच सी बॉट द बुक। अब हमने सी जो है, जो फाइनल प्राइस है जिसमें उसने खरीदी है, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो सिंपल है ना, सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपके पास क्या आ जाता है प्रॉफिट आता है, वो आपको पता है 44 है, तो सेल प्राइस यहाँ से निकाल नहीं लेंगे आप 550, और ये क्या हो जाएगा 44, तो सेल प्राइस क्या आ गया आपके पास 594। ठीक है, तो ये इस प्राइस पे सी ने खरीदी है बुक। अंडरस्टूड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, Anwar sold 2 articles. He sold one of them at ₹20% profit. एक उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा,
फॉर ₹150 और सेल प्राइस भी आपको पता चल गई क्या है 150। द अदर एट ₹25% लॉस, दूसरा है 25% लॉस पे। ऑब्वियसली इनकी आर्टिकल की चीजें फर्क है तो हम पे वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। और इसकी आपके पास जो है वो ये भी सेल प्राइस पता है आपको विच इज 120। अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज और सेल प्राइस पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम निकालें इनकी कॉस्ट प्राइस। पहले हम निकालते हैं इसकी 20% प्रॉफिट वाले की। ये हमारे पास आ जाएगी 100 इंटू SP 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या हो जाएगा 100 इंटू SP 150 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज विच इज ये 20, तो ये 120। ठीक है, इसको आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। सिमिलरली लॉस के लिए आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहां प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, 100 माइनस। ठीक है, सॉरी 25 है तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाएगा 160। क्वेश्चन का क्या है, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। ओवरऑल के लिए आप क्या करोगे, ओवरऑल के ऑब्वियसली आप इनकी टोटल्स को टोटल्स में पैसे खर्च कितने किए थे दोनों बुक आर्टिकल्स के लिए, तो दोनों आप कॉस्ट प्राइस को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी 125 प्लस 160 आ जाएगा आपके पास ₹270। ठीक है ना, और टोटल सेल प्राइस भी आ जाएगी यहाँ से इन दोनों को ऐड करके, क्या आ जाएगी 150 प्लस 120 विच इज इक्वल टू सॉरी ये आपके पास 280 आएगी यहाँ पे, सॉरी 125 270 आपके पास सेल प्राइस 185। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या बन गई है 185 और सेल प्राइस है 270। मुझे बताएं प्रॉफिट है या लॉस है, जी लॉस है ₹15, तो सिंपल 15 लॉस है। राइट, कर लेंगे इसको, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 285। इनमें तो सिंपल आप लोग ना फॉर्मूला याद कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा बहुत सारा मुश्किल किस्म का कॉन्सेप्ट है नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है जी बताएं, डिस्काउंट चल रही थी आजकल, सेलें लगी हुई, डिस्काउंट चल रहे हैं। डिस्काउंट क्या होता है, आपको गया कोई शर्ट थी पड़ी हुई, ठीक है, उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है असल में, वो लिख देते हैं ये जी 100 रुपीज की है, लेकिन क्या लिखा होता है इसको काट के, क्या लिखा होता है इस पे, या तो लिख देते हैं कि जी 20% ऑफ पे चल रही है। ठीक है ना, ऐसे हो रहा है ना सेल आजकल। ये डिस्काउंट परसेंटेज उसके आगे जो प्राइस लिखी होती है ना आर्टिकल की, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस।
एमपी। जो उसके ऊपर जितना परसेंट प्रॉफिट होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डी से नोट कर लें उसको। फिर डिस्काउंट करने के बाद जो आप उसको बेचते हो जिस वैल्यू पे, वो क्या हो जाता है? सेल प्राइस हो जाती है। ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, जो भी मार्क प्राइस है उसमें से आप जितना भी डिस्काउंट है वो निकालोगे। वो कैसे निकलता है? 100 है ना, तो पहले हम उसको परसेंटेज निकालेंगे। डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट था इसके ऊपर, ये परसेंटेज इतना निकालते हैं ना। मैंने आपको बताया क्या आ जाएगा इसके अंदर, 20। ये क्या है आपके पास? डी, इतना डिस्काउंट है, कितने? 20 रुपीज का। ये आपके पास डिस्काउंट की परसेंटेज थी और ये टोटल डिस्काउंट आ गया। तो आपके पास सेल प्राइस क्या आएगी? ऑब्वियसली 100 माइनस 20, यानी कि आपने उसको 80 रुपए में बेचा है। पता होता है ना, कुछ होता है ऐसे लिखे होते हैं 5 3 7 4 जी इतना है, इसके ऊपर आपके पास 15% डिस्काउंट मिलेगा। आप उससे सीधा पूछते भाई मुझे सीधा बता दो मुझे पड़ेगा कितने में, तो वो क्या हो जाएगी, वो उनकी सेल प्राइस बन जाती है। हाँ जी। इस तरह अगर आपको कहा जाता a book with a mark price of rupees 600 is available on the discount of rupees 18। मार्क प्राइस क्या है उसकी? 600, और कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? परसेंटेज डिस्काउंट क्या है उसका? 18%। फाइंड द डिस्काउंट गिवन। एक आपको डी बताना है कि टोटल हुआ कितना है। दूसरा आपने बताना है फाइंड द प्राइस एट विच द बुक इज अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि उसकी सेल प्राइस बतानी है। सिंपल, पहले डिस्काउंट पर निकालते कितना हुआ जी। क्या करेंगे आप डिस्काउंट के लिए? डिस्काउंट के इसकी कुल हो जाएगा जो भी मार्क प्राइस है मल्टीप्लाई ये भी डिस्काउंट की परसेंटेज उन्होंने बताई हुई है, इतने परसेंट डिस्काउंट है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? 100। ठीक है ना, 600 मल्टीप्लाई बाय 18% और डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह परसेंटेज निकलती है। क्या आ गया आपके पास डिस्काउंट? 108 रुपीज का। इतना डिस्काउंट है तो फिर सेल प्राइस कितने में बिकेगा, उतना वहां से मार्क प्राइस से माइनस हो जाएगा। 600 माइनस 108। ठीक है, तो आपको कितने में पड़ेगी शायद? 492 में जनाब। ठीक है, अगर इस तरह उल्टा किया जाता, मार्क प्राइस आपको बताई हुई किसी आर्टिकल की, रेडियो की 1200 रुपीज है, और आपको कह रहे हैं कि उसकी जो डिस्काउंट परसेंटेज है ना वो बताएं क्या है। अगर उसकी सेल प्राइस जो है वो 1050 है। ठीक है, अब यहाँ आपको सेल प्राइस बता दी गई है। मुझे बताएं सेल प्राइस और मार्क वैल्यू हो तो आपको डिस्काउंट निकल आता है ना। डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? ये होता है आपका मार्क वैल्यू माइनस सेल प्राइस, उतना डिस्काउंट पड़ेगा ना आपको। यहाँ से आप इसको डिस्काउंट निकालें। 1200 माइनस 1050 क्या आ जाएगा आपके पास? 150 रुपीज। जब डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे भी, जितना डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो किया है मार्क प्राइस, जैसे हम कॉस्ट प्राइस रखते थे, मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट था 150 का, असल प्राइस कितनी थी उसकी? 1200 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकला है। आगे समझ में? ठीक हो गया। इसी तरह आप ये फॉर्मूलाज जो है वो यूज करके आप निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और आपको दी एग्जांपल दी है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1236। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगी इसकी सेल प्राइस? 326 सॉरी। आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज
15%। 15% डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट की सॉरी परसेंटेज बता दी है विच इज 15 ऑन अ मार्क प्राइस। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस बता दीजिए क्या हो जाएगी आर्टिकल की। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट परसेंट है और सेल प्राइस है। आप मुझे बताएं इसके अंदर से आप क्या निकाल सकते हैं इसका। अच्छा ये फॉर्मूलाज भी हैं कुछ। जब आपके पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट की परसेंटेज हो, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट की परसेंटेज हो, तो आप ये इसका फॉर्मूला देखिए कैसे होता है। वैसे तो आप खुद भी करके निकाल सकते हैं, ये देखें याद कर ले बंदा। 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज। ठीक है, माइनस क्यों है, प्लस क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि जाहिर है आपने अपना लॉस ही किया है ना। 100 आपने बेचना था, आपने दिया तो उसको कुछ कम पैसों पे ना जितना हो सकता था। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आपको लॉस ही हो, लेकिन ये आपने माइनस ही करना होता है इसके लिए। हम मुझे बताएं, यहाँ से आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास इसकी मार्क प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये कि आप जो है ना सारे फॉर्मूले ज़हन में रखें, बजाय कि आप कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व करें, उसमें टाइम लंबा, हाँ जी बिल्कुल लंबा लग जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर हमारे पास। एज अ पार्ट ऑन ऑफर a jeweler allows a discount of 15%। डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई आपको which is 15। Even after giving the discount he makes a profit of rupees, प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है जनाब 6.25% की। अब ये वो चीज है जिसके अंदर प्रॉफिट बात आ जाए ना, डिस्काउंट की तो चलो ठीक थी सेल प्राइस तक, जब प्रॉफिट की भी अलग से बात कर देना, प्रॉफिट या लॉस, इसका मतलब है यहाँ कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जब प्रॉफिट की या लॉस की बात आ जाए ना डिस्काउंट के साथ और मार्क प्राइस के साथ, तो आपको लाजमी पता है कि मैंने ये फॉर्मूले लगाने। अली बॉट अ गोल्ड चेन विच वाज मार्क्ड एट ₹5,000। ठीक है, यानी कि आपको मार्क प्राइस भी उन्होंने बता दी कि कितनी थी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस चेन फॉर द ज्वेलर। आप इसकी कॉस्ट प्राइस आपने ज्वेलर के लिए फाइंड करनी है जिसने 15% पे दी है उसको, और फिर प्रॉफिट भी लिया उसके बावजूद, डिस्काउंट के बावजूद। अच्छा जी, मार्क प्राइस पता है और डिस्काउंट की परसेंटेज पता है, तो उसका सेल प्राइस का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, कितने पैसे में बेची है उसने, वो भी पता चल जाएगा जाहिर है। हंड्रेड माइनस वही डिस्काउंट का परसेंट और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ आप करेंगे आपके पास आ जाएगा ₹4250। ठीक है, 100 माइनस क्या था 15 डिवाइडेड बाय 100, मार्क प्राइस थी ₹5000, आया आपके पास 4250। ये आपके पास आ गई सेल प्राइस जिसपे उसने बेची है ज्वेलर ने। अब द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेन आर्टिकल इज आल्सो गिवन कि ज्वेलर ने प्रॉफिट कितने का बनाया आपको 6.2% को। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? जब आपको सेल प्राइस दी गई हो, प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, तो आप कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली निकाल सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से। प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे सारी वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितनी लगेगी, ये वाली 6.2% सेल प्राइस, ये जो हमने निकाल ली है। और हमारे पास आंसर क्या है इसका, कॉस्ट प्राइस थी उसके पास 4000 रुपीज। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला की गेम है कि आपने पहले क्या सॉल्व करना है और क्या नहीं। ठीक हो गया। अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो है वो देखें आप जरा, ये समझ तो आ गई है ना? जी समझ आ गई, आगे चले। ठीक है, एनीवन एल्स, किसको नहीं आई तो बताए। चलो शुक्र है।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज आपके पास ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, बाकी आप इसको देखिएगा कि 100 रुपीज है, ठीक है। आपकी जो शर्ट थी आपने उसको लगाया, लेट्स सपोज आपने कहा मैं 10% पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है। 10% की डिस्काउंट आपने लगाई है, इसकी मार्क प्राइस थी कोई। फिर आपने क्या किया, आपकी नहीं बिकी, आपने क्या किया, मजीद इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट कर दिया। फिर आप उसकी सेल प्राइस कैसे निकलेगी, बजाय इसके आप अलग-अलग उसको सॉल्व करो, उसको आप सिंपल ऐसे लिख लो, ठीक है। सेल अगर हमें कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो हम क्या करते कि पहले हम इसको सॉल्व करते, यहाँ से सेल प्राइस निकालते, फिर क्या करते, फिर हमें डिस्काउंट, फिर अगेन हम यहाँ से वो निकालते न्यू सिरे से जो मार्क प्राइस होती है, और फिर दोबारा से डिस्काउंट परसेंट 20% आती, वहां से हम दोबारा सेल प्राइस निकालते। लेकिन जब आपको इस तरह हो ना कि एक आर्टिकल के पास सक्सेसिव डिस्काउंट हो कि पहले 10 का हो गया, फिर 20 का, फिर 30 का, तो आपने उसको कैसे फाइंड कर लेना है, जो भी उसकी ओरिजिनल मार्क प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस जो पहला डिस्काउंट हुआ है, लेट्स सपोज वो P% था, ठीक है, P% डिस्काउंट था। फिर हम कह सकते हैं Q% दे दिया उन्होंने, जब दोबारा सेकंड दिया तो हम क्या करेंगे, वही 100 माइनस ये वाला कर देंगे हम, ठीक है। और डिवाइडेड में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई ये 100 था, तो जितनी दफा वो होगा उतनी बार 100 से मल्टीप्लाई। लेट्स सपोज मजीद डिस्काउंट दे दिया, R% का दे दिया, तो हम क्या वही क्या क्या करते, 100 से ये R को माइनस करना था, और इसके नीचे एक इसका अपना 100, ये सबको नीचे से मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ रही है इस चीज की, ठीक है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल ओवरऑल आपको इन दी एंड आपसे सेल प्राइस पूछी जाए तो आप बारी बारी निकालने की बजाय आप मार्क प्राइस ओरिजिनल लेंगे, 100 माइनस जितने भी डिस्काउंट पे हो उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय 100 ऑफ ईच डिस्काउंट, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल सेल प्राइस आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये बताने वाला है आपको, मैं एग्जांपल आम से देकर बताती हूँ कि सपोज 100 रुपीज की शर्ट थी, ठीक है। 100 क्यों इजी हो रही थी कैलकुलेशन, उस पर आपने ओरिजिनली 20% डिस्काउंट लगा दिया पहले ही, क्या आपके पास आ जाएगी, सिंपल सी बात है कि आपके पास 20% है, इसके अंदर आप निकाल लें जरा डिस्काउंट परसेंटेज, ये मार्क प्राइस है, एमपी है, यहाँ पर जी है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। कितना है डिस्काउंट, 20 रुपीज का। तो सेल प्राइस क्या बनी आपकी, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये सेल प्राइस बन आपकी ओरिजिनल मार्क प्राइस की 100 की। अगर इस तरह मैं ना करती, मैं पहले 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट देती, तब मेरी क्या बननी थी सेल प्राइस, बताएं। 10% डिस्काउंट था, इसका मतलब है कि 10 रुपीज का डिस्काउंट था, तो सेल प्राइस मेरी बननी थी 90। इस 90 में मजीद मैं 10% दे देती, फिर क्या होना था, अब इसके निकाल लें, ₹9। तो हमारी सेल प्राइस न्यू क्या बननी थी, ओरिजिनल ये पहले, फिर मार्क प्राइस बन जाती 90 माइनस 9, क्या आना था 81, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल 81। तो यहाँ बन रही है ओवरऑल 20% पे 80, और यहाँ हमारे पास अगर हमने बारी बारी की, पहले 10% किया फिर मजीद 10% किया, तो हमारे पास क्या बन रही है 81, ठीक है। उसके इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे हम, ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या थी 100, 100 माइनस 10, इसी तरह 100 माइनस 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये होता था 100 इंटू 100, इससे भी करते तो आपके पास आंसर क्या आना था 81। और मुझे बताएं, यहाँ थोड़ा मुझे फायदा नहीं हो गया, यहाँ 81 है वहाँ 80 है, 1 रुपए का फायदा हुआ। तो ये बात इन्होंने यहाँ नोट में लिखी है, द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेजेस, ठीक है। अगर आप इकट्ठी डिस्काउंट दे देंगे तो वो आपको थोड़ा सा कम पड़ेगा, बजाय इसके आप सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, ठीक होगी बात, समझ में आई है। In other words, effective discount due to successive discounts of P, Q, R percent is always less than
P प्लस Q प्लस R%, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको आई थिंक होपफुली समझ आ गया होगा। आ गया ना? नहीं आया तो पूछें जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, इतना लेंथी फॉर्मूला नहीं है ये। कैसे फॉर्मूला लेंथी है? देखो यहाँ 100 तो इससे वैसे ही कट गया, लेट्स सपोज कुछ भी होता, अदरवाइज 0 0 कुछ कट जाता। इनको करें, क्या हो जाएगा? 90 इंटू 90, ठीक है। ये वैसे कट गया था, नीचे रह गया था 100, 0 0 0 0। अब ऐसे कैलकुलेशन इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बस 81। फॉर्मूला तो लेंथी नहीं है। जैसे वैसे आपको जैसे इजी आपको लग रहा है ना, वैसे करें अपने माइंड से, ठीक है। चले, अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि जो शेयर वाला था प्रॉफिट, ठीक है, वो किस तरह था रेशो वाले में। जैसे आपने 100 रुपीज डिवाइड करने थे, रेशो ऑफ 2:3, ठीक है। पार्टनरशिप है कुछ, तो हम क्या करते थे, ए का शेयर कैसे निकालते थे? टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो ए का शेयर है डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितना था उसका, 2 + 3 5। ये किए आप लोगों ने। इस तरह बी का निकालना होता तो हम क्या करते थे, जितनी प्राइस होती थी, अब बी का जितना शेयर था डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। ये याद है? ठीक है ना। तो अब वो जो पार्टनरशिप में बात आ रही है ना, उसमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास जनरल पार्टनरशिप हो ना, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बताया गया आपको, बात ये होता है कि कुछ भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, उसने बाद में इन्वेस्ट किया, उन्होंने शुरू एक बंदे ने किया था, वो बाद में कोई दूसरा ऐड हो गया, इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आपने जो इनकी ज्यादा परसेंटेज निकालनी होती है, तो वो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज उसमें लिखा हुआ है सनम एंड करीम स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ₹12,000, एग्जाम्पल से ही देख लें आप, और 1800 हम कर लेते हैं, छोड़े आप, रिस्पेक्टिवली, एंड मेड अ प्रॉफिट ₹350 हम कर लेते हैं, 100 और 0 0 कम कर लेते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ करीम एंड सनम इन द प्रॉफिट एट द एंड। अब इन दोनों का शेयर फाइंड करना, तो हम क्या करते थे मुझे बताएं। सबसे पहले तो हम इन दोनों की देखते हैं कि इनका शेयर कितना है, रेशो कितनी है ए और बी की। लेट्स सपोज 12 और 18 क्या आ जाएगा आपके पास, 2:3, ठीक है। 6 2 12, 6 3 18। तो ये इनके पास, हमारे पास सनम और करीम की हमारे पास रेशो आ गई है। इस तरह हमारे पास क्या है, 3500 का प्रॉफिट आया है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उसका सनम का शेयर कितना है प्रॉफिट में, क्या करेंगे हम, 350 मल्टीप्लाई बाय सनम के क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह उसका कर लेंगे करीम का। इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सनम ने लेट इन्वेस्टमेंट की, इसने ज्यादा की है, जैसे भी था। अब अगर इसका आ जाए कि टाइम पीरियड डिफरेंट हो, तो फिर उसमें हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल आप चेक करें। रहीम सेटअप अ फैक्ट्री विद अ कैपिटल ₹90,000। रहीम का कितना था भाई, रहीम साहब का आर का 90,000 पे उसने फैक्ट्री चलाई है। एंड आमिर ज्वाइंड हिम लेटर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000, और आमिर बाद में उसको ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, एक बात याद रखें, इस किस्म के जो होते हैं ना, हम सालाना नॉर्मली इसको देते हैं कि इसका प्रॉफिट या लॉस है वो ईयरली देखते हैं उसको, अनलेस और अनटिल स्टेटेड अदरवाइज, जिनके 12 मंथ्स के लिए जो भी पार्टनरशिप होती है। तो वो कह रहे हैं कि रहीम का तो शुरू से ही था और आमिर बाद में आया, उसके 50,000 है जी, और प्रॉफिट उनको क्या हुआ है इन द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट क्या हुआ है हमारे पास 68,000। ये तो 0 0 में वैसे खत्म कर देने चाहिए ना, हमारे कैलकुलेशन जिंदगी आसान करें। 90 50 68 सिंपल, बाद में 0 0 लगा लेंगे। फाइंड व्हेन आमिर ज्वाइंड रहीम एज अ पार्टनर इफ रहीम शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹50। अब रहीम का शेयर उन्होंने खुद ही बता दिया। रहीम का जो शेयर है जो हम करके निकालते थे, वो मैंने बता दिया कि वो है ₹48,000। तो वो 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, ₹48 हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये बात है कि रहीम ने बताया कि शुरू से उसी की इन्वेस्टमेंट थी। इसमें क्या होता है, जब आपके पास चेंज आती है ना,
डिफरेंट टाइम पीरियड आते हैं, तो जितना जिसका टाइम पीरियड उसको उससे मल्टीप्लाई आप करते हैं रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। एग्जांपल देती हूँ, जैसे सनम और करीम का हमने बताया था, इनके भी कर लेते हैं चले, रहीम और आमिर का। नॉर्मली हम क्या करते थे कि 90 इसकी डिवाइडेड बाय हम 50 इसका कर लेते थे, हम इसको इसके आपस में रेशियो निकाल लेते थे। लेकिन टाइम पीरियड जब दिया हो तब क्या करोगे, इसकी तो इन्वेस्टमेंट है पूरे 12 मंथ्स की ईयरली, तो आप 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये बाद में आया, अब हमें ये नहीं पता ये कितनी देर बाद आया है। लेट्स सपोज ये 6 मंथ बाद आया होता तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं, लेकिन हमें इसका कुछ अंदाजा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये जितना जो टाइम पीरियड होगा ना उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनके ओरिजिनल जितनी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो इस तरह फिर आप उनकी रेशियो निकालेंगे। ये बस इसमें ये चेंज है, उस और कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 90 मल्टीप्लाई बाय 12, 108, और ये क्या आ जाएगा, 50x। ठीक है, वन 1080 आती है ये, और ये आता है आपके पास 50x। तो हम ये इसके अंदर 10 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है 108 डिवाइडेड बाय 5x। तो ये शॉर्ट फॉर्म आ गई इसकी, किसकी, ये शेयर आ गया आपके पास रहीम का और आमिर का। अब ये जनाब हमें पता है कि रहीम की ऑलरेडी में बता चुके हैं कि उसका शेयर है 48,000 रुपीज, जो हमने 48 में बना लिया। तो हम बताएं दूसरे के निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात है, टोटल प्रॉफिट ये आया है, उसमें प्रॉफिट में इसका हिस्सा रहीम का हिस्सा है, तो दूसरे को तो यहीं से निकल आएगा टोटल प्रॉफिट माइनस रहीम शेयर, तो क्या आ जाता है, आमिर का शेयर आ जाएगा। आ गया 68 माइनस 48, इसका क्या आ जाएगा 20, यानी कि 20,000 इसका शेयर आया है। सही है, अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड व्हेन आमिर ज्वाइन रहीम, कि कब उसने उसको ज्वाइन किया था, यानी कि ये जो ये वैल्यू ना कौन सा मंथ था वो हमें फाइंड करनी। अच्छा जी, इसको कैसे करते थे हम, 108 डिवाइडेड बाय 5x। ठीक है, इसको फर्दर कर सकते हैं। इसका शेयर है 48 का, इसका शेयर है 20 का, ये जो ये हमने निकाला है 48 रुपीज 20। ठीक है, इक्वल हो गया ना ये। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वापस क्या आ जाता है, 12/5 4 से करें तो इसको मैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इस तरह हम निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। कॉन्सेप्ट समझ में आया। सिर्फ एक चीज इसमें फर्क है, वो क्या है कि आपने जो भी इनकी रेशियो होगी ना, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जिसका जितना टाइम पीरियड है उसको आप उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारा प्रोसीजर आपका सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई है तो बताएं, तो मैं इसको रिपीट करूं। चलो चलो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इंडिसेस का। अरे ये बहुत कुछ लंबा चौड़ा पढ़ने वाला नहीं है, थोड़े इसके लॉज हैं,
लॉज में आपको बता देती हूँ किस किस्म के लॉज में इसके। अच्छा, एक तो आपको पता है कि इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, नहीं नॉर्मली नहीं आते, वैसे इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट। लेकिन आप अगर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगे नहीं। कॉम्प्लेक्स वाली बात है नहीं ना, क्योंकि उन्होंने शेयर तो दोनों के दिए हुए हैं आपको, माइनस करके आपने तीसरे का भी निकाल लिया। सिंपल आपने दूसरे को इक्वेट करना था दूसरे के ऊपर। नॉर्मली आपसे यही पूछ सकते थे कि इसका इतना कितना है, शेयर कितना आया, तो वो आप निकाल लेते। आपको 68,000 ना देते, आपको कहते हैं इन दोनों का शेयर निकाले, तो आप सिंपल क्या निकालते, वही आपके पास जो 108 ओवर आपको देते थे कि उसकी 6 मंथ की है, उसकी 12 की है, तो वो आपके पास 5 इंटू 6 आ जाता। ठीक है, 108 और 30, इस तरह फिर बाकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को वो निकाल लेते हैं। इस किस्म के आएंगे ज्यादा, और इतने ज्यादा गहरे नहीं आते। चलें, अच्छा इंडिसेस पे आ जाते हैं। मैं आपको, आप पढ़ लीजिएगा इसको लेकिन मैं आपको बेसिक इसकी बता दूं। अच्छा, ये तो बातें आपको पता ही होंगी कि 2 + 2 + 2 अगर मैं करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 × 2। जितना ऐड किया उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह मैं किसी नंबर को अगर n टाइम्स ऐड करूं, a+a+a, ठीक है, आंसर है, तो मुझे सिंपल ऐड करने की जरूरत नहीं है, जितनी दफा ऐड किया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 × 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकती थी, 2 का स्क्वायर। अगर 2 को मैंने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता तो मुझे क्या जरूरत है, ऐसे इतना लंबा मुझे लिखने की क्या जरूरत है, मैं सिंपल बता दूंगी। इस तरह कोई भी नंबर है उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना हो तब क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर एक बात आती है, ये चीज है ना, इसको बेस कहते हैं, और इसके ऊपर कोई भी वैल्यू हो, एक्स हो, बी हो, जो भी हो, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बेस है, और ये हो जाता है एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ज्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, इंडिसेस। तो ये n है, ये आप अच्छा लिखेंगे, x+a y, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक रूल है, इसके 7-8 रूल है इनके। इसमें क्या है, बेस सेम है, जब बेस सेम हो और आपके एक्सपोनेंट डिफरेंट, आप क्या करेंगे, बेस वही रहने देंगे और एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। 2 × 10 है, मल्टीप्लाई बाय 2 × 50 है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं। अच्छा, ये बात आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लेट्स सपोज -2 है, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक है ना। तो
तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये डिवाइड हो रहा है नीचे चला जाएगा, जो नीचे वाला होता है वो उसको हम ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, उसको माइनस में कर सकते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, जब आपकी बेस सेम हो और इस तरह एक्सपोनेंट्स जो है वो डिवाइड हो रहे हो तो आप क्या करेंगे, ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2⁻50 डिवाइडेड बाय 2⁻10। क्या करेंगे इसको, बजाय इसको सॉल्व करने के आप सिंपल 250 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा पास वैल्यू, 2⁻40 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये भी आपको मैंने आई थिंक पहले लेक्चर में बताया था, कोई भी जिसकी पावर 0 वो क्या हो जाएगी, 1 होता है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह हो, ए ओवर बी टोटल ओवरऑल हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको खोल के लिख सकते हैं 20 के पास। ठीक है, एक ये रूल है, अगर एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, लेट्स सपोज आपके पास है बी, अब इनकी बेस डिफरेंट है और क्या है आपके पास, इंडेक्स सेम है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ये आपके जैसे कहते हैं ना छोटी मिस्टेक है, ये पेज नंबर 36 पे जो लास्ट ना 4 पे, वो भी यही मिस्टेक हुई है इसके अंदर। इसको आप सॉल्व करें, ये इस साइड पे जो है इन्होंने लिखा हुआ है ए बी और एन, ये ऐसे नहीं है, ए मल्टीप्लाई बाय बी और एन है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, समझ आ जाती हैं इंसान को। अच्छा, अब इसके अंदर असल आता है मेन चीज के ऊपर, दो तीन चीजें जो सॉल्व करने के अंदर आपको जैसे दिखा सकते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल बताती हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, अच्छा इसकी पावर क्या है, 2x प्लस 4। नॉर्मली इस किस्म के इतने लंबे भी नहीं देते, फिर भी आपको तो तैयारी करवानी है ना। 2/3 और ये क्या है, माइनस। अच्छा, अब ये देखें, a ओवर b माइनस एन हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b ओवर a n। ठीक है, ये ज़ाहिर है नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थ्री 125 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2/3, 3/2 नहीं होगा। ठीक है, इंडेक्स की सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, प्लस वो माइनस से प्लस हो जाएगा और वैसे उसका चेंज नहीं होगा इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना होता है, हमने कोशिश करनी की जिनकी जो बेस है ना वो सेम बन जाए। ठीक है, बेस क्या हमारे पास सेम हो जाए। अच्छा, एक और चीज भी है, ये चीज हमें यहाँ पे रूल लगाना है, इसको हम कह सकते हैं एम और एन, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब इसको हम खोल के भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 343 डिवाइडेड बाय 125 1/3 एंड इसका स्क्वायर, तो ये बात ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ठीक मैंने लिखा है।
ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें 7 को अगर हम करें 7 3 जार जी, तो ये 343 बनता है और 5 3 जार 140 सॉरी 125, तो ये 1/3 दोनों को कर रहा है और इनका स्क्वायर है। ठीक है, 3 3 इसको कैंसिल कर देगा, इंडेक्स जब वापस मल्टीप्लाई होगी हमारे पास क्या आ जाएगा 7/5 और इनका स्क्वायर। जो नॉर्मली इजी वैल्यू होती है ना, उसी की कोई ना कोई पावर अगले पे यूज हो रही होती है, इसलिए इसको मुश्किल मत समझिएगा। ठीक है, 5 से तुम्हें वैसे आइडिया हो जाता है कि 125 आता है, 3 टाइम्स करो, तुम 7 को भी करके देखें तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास 2 आ गया, अब बेस सेम हो गई, यहाँ भी 7/5 है, यहाँ 2x प्लस 4 है, तो जब आपके पास बेस सेम है तो आप इंडिसेस को इक्वेट कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4, ज़ाहिर है बेस सेम है, इसका मतलब है इंडेक्स सेम है तो ये इक्वल आई ना दूसरे के। ठीक है, इस तरह आप एक्स के लिए सॉल्व कर जाएंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, आगे समझ। नॉर्मली वैसे क्वेश्चन आएंगे किस किस्म के, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा इफ 8 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 5a 2p प्लस 1। ठीक है, अब ये देखें इंडेक्स सेम है या नहीं है, इंडेक्स सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको बेस को इक्वेट कर लेंगे, हम कहेंगे 8 इज इक्वल टू 5a। क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास 8/5। इस किस्म का क्वेश्चन नॉर्मली आपके पास आएंगे। ठीक हो गया। लास्ट बात कौन सी लास्ट बात थी, देखिए एक सिंपल सी बात है कि या बेस सेम है ना आपके पास, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तब आप क्या करोगे, बेस सेम है इसका मतलब है इंडेक्स भी सेम होगा, हम कहेंगे ए बी के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास बेस डिफरेंट है, ए है यहाँ पे एक्स है, बी है यहाँ पे एक्स है, तो आप क्या करोगे, इनको इंडेक्सेस सेम है तो आप बेसिस को भी इक्वेट कर लोगे। ये बस इतनी सी बात। पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमने किया था 7/5, इसकी इंडेक्स बनना था हमारे पास 2x प्लस 4/2, और जब हमने सेकंड पे हमने किया तो हमने क्या किया था, वो हमारे पास निकला था 2। तो सारे इनकी बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी इंडेक्स भी सेम है, हम इनने इसको कैसे इक्वेट कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज है बस। हमारी कोशिश ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ये होगी कि या तो हम इनके इंडेक्स सेम कर लें या हम इनकी बेस सेम कर लें। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अब आ जाते हैं जरा मुश्किल वाली, वो कह रहे हैं कि बताएं विच इज ग्रेटर 1014 या फिर 9676। अब हम तो यहाँ फंस गए, इसको देख के हमने ये क्या किया, ठीक है। क्या आपने करना है, इस किस्म के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि मैं जो हूँ या तो इसके इंडेक्स सेम कर दूं या मैं इसकी बेस सेम कर दूं। किसी को भी वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। ठीक है, इसको आपने एचसीएफ ले लेना है।
क्या तरीका था, हम इस तरह छोटी वैल्यू को अंदर रखते थे, बड़ी वैल्यू को अंदर से डिवाइड करते थे, तो ऑब्वियसली 676 को अगर हम डबल करेंगे तो ये 1014 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 पे ही जाएगा। 676 ये किए थे आप लोगों ने क्वेश्चन कि नहीं किए? ये तो एचसीएफ और एलसीएफ बड़े कॉमन से हैं, इनको लाजमी करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 338। फिर चेन डिवीजन करनी है, इसको यहाँ रखना है, जिसको पहले डिवाइड किया था वो यहाँ रखेंगे, क्या आ जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 676। इसका मतलब इसको डिवाइड कर दिया तो ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे तो आपने क्या करना है कि कौन सा ग्रेटर है या किस किस्म का भी, आपने इनकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ना इंडिसेस के, उनका आपने कॉमन फैक्टर ले लेना कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। उसका मकसद क्या है, ताकि हम इनकी इंडेक्स को इक्वेट कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। 5 अच्छा 1014, अब डिवाइड करके देखिए, मल्टीप्लाई बाय अगर आप करें इज इक्वल टू किसके आएगा, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है 338, मल्टीप्लाई बाय अगर आप इसको 3 करेंगे तो ये 1045 आएगा, और जो 676 हमारे पास दूसरी इंडेक्स थी, एक्सपोनेंट था, वो 338 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये देखें 1014 और 9676, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 338 और 9 2 मल्टीप्लाई बाय 338। अब जाहिर है इंडेक्स मल्टीप्लाई हो रही तो आप अलग भी कर सकते हैं, 53.5338 338, ठीक है। 5 आपको 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 125। ये आ जाएगा आपके पास 81। अब ये देख के बताएं कि 125 बड़ा नंबर है या 81। ठीक है, तो आपके पास 125 है ना, ये ऑब्वियसली 81 से खासा बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो ये नंबर है हमारे पास वो इससे ग्रेटर होएगा, ठीक है। इस तरह आपको 3 वैल्यू भी दे सकते हैं, तीनों का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इस तरह आपने इंडेक्स उनकी थोड़ी सी सेम बनानी है और फिर आपने इसको इक्वल इक्वेट कर लेना है, ठीक है। आगे समझ, जी बताएं। ठीक है, नॉर्मल वैसे इतने बड़े भी नहीं आएंगे, इतना मैं आपको बता दूं, लेकिन आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है कि ये ना कि किसी दिन मुश्किल आया वो पेपर आपने दिया हो। अच्छा, अब थोड़े से आ जाते हैं हम इसके अंदर अंडर रूट वाले, ये तो आपको पता होगा कि होता क्या है अंडर रूट, एक्स का है ना, हम उसको कह सकते हैं ये ऐसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों को। इसी तरह अगर कोई भी चीज का हम क्यूब रूट लें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स 1/3। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, अगर मैं यहाँ लिखूँ 4 तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1/2।
टू टू से कैंसिल, आपके पास आंसर 2 ही आता है, 4 आपके पास 2 ही होता है। ठीक है, अच्छा ये बेसिक बात है इसकी। दूसरी इसकी बात ये है कि अगर मुझे इस तरह लिखना हो, ए और बी अंदर कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको आपस में अलग अलग भी कर सकती हूँ, स्क्वायर रूट अलग ले सकते हैं, ए का अलग, बी का अलग। ठीक है, कैसे हो सकता है? ये है 25 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मैं क्या करूंगी, इनका अलग अलग ले लूंगी, अंडर रूट 25 अलग, अंडर रूट 25 9 अलग। कैसे लिख लूंगी? 5 इंटू 3। ठीक हो गया। इसी तरह मल्टीप्लाई का है तो डिवीजन का भी ऐसे रूल रहेगा आपके पास, आप अलग अलग डिवाइड कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर आपके पास हो ऐसे, इसका क्या समझ आई आपको? जैसे हम इंडिसेस को मल्टीप्लाई कर देते ना, इसे इसको भी कर लेंगे। कैसे? लेट्स सपोज यहाँ है 3, यहाँ है 2, ये है 6, इसको आप कैसे लिख लेंगे? 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 6। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे हो अंदर किसी चीज से, तो स्केयर हो कुछ हो डिफरेंट हो, तो आपने इसको क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये जो रूट्स है ना, थर्ड है, सेकंड है, फिफ्थ होती है, 5 होता तो यहाँ 10 आ जाता, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको आप इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, इसको आप दोनों को पी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एन पी हो जाएगा, तो ये ठीक है। अगर ये ऐसे होता, स्केयर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं यहाँ इसको करती 100 और यहाँ पे 3। आई बात समझ में? ठीक है, ये चंद इनके जो है ना वो रूल्स है। अच्छा बताएं, आप मुझे बताएं, कंक्लूड मैंने करना है, कुछ नहीं समझ आई तो बताएं।